Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। आज हम प्लेटो के बारे में बातचीत करेंगे। राजनीति सिद्धांत में प्लेटो का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की बात करते हैं तो उसमें प्लेटो एक ऐसे आरंभिक सिद्धांतकार के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने तर्क बुद्धि या रीज़न के आधार पर एक बेहतर व्यवस्था की स्थापना की परिकल्पना सामने रखी। प्लेटो के विचारों को जानने के लिए हमें मुख्य रूप से उनके डायलॉग्स पर निर्भर रहना पड़ता है और ये एक ऐसे प्रमुख राजनीतिक विचारक या राजनीतिक दार्शनिक के रूप में सामने आए हैं जिनके लिखी हुई सारी कृतियाँ, सारी रचनाएं डायलॉग्स के रूप में हैं। डायलॉग्स का अर्थ है कि उसमें बहुत सारे चरित्र मौजूद हैं और वो सभी आपस में बात करते हैं और उसके आधार पर एक तरह का तर्क सामने आता है। पिछली चर्चा में जब हम सुकरात की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम लोगों ने यह देखा था कि एक तरह का वाद विवाद इस बारे में मौजूद है कि प्लेटो के जितने भी डायलॉग्स हैं उनमें से उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाए। उनमें किन डायलॉग्स के बारे में यह कहा जाए कि असल में इन डायलॉग्स में प्लेटो खुद अपने विचार रख रहे हैं, किन डायलॉग्स के बारे में यह कहा जाए कि प्लेटो जो हैं वो सुकरात के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और किन डायलॉग्स के बारे में यह कहा जाए कि असल में वो सोफिस्टो के विचार को रख रहे हैं। और आम तौर पर यह माना जाता है कि जो रिपब्लिक है और रिपब्लिक के बाद की जितनी रचनाएं हैं उसमें प्लेटो के विचार उनके अपने विचार हैं। खासतौर पर रिपब्लिक के बुक 1 के बाद के विचारों के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है। हमने इस बारे में लियो स्ट्रॉस के विचारों को भी देखा था जिन्होंने ये कहा था कि असल में हमें प्लेटो के विचारों को इस तरीके से बांटना नहीं चाहिए और हमें इस पूरे सभी डायलॉग्स में सामने वाले विचारों को एक तरीके के ड्रामा के रूप में देखना चाहिए जिसमें अलग अलग तरह के चरित्र आते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और फिर खुलकर उनके विचार एक नतीजे के रूप में सामने आते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रॉस का इशारा यह है कि अगर हम प्लेटो के विचारों को अलग अलग चिंतकों के खानों में बांट देते हैं तो यह शायद उनके साथ न्याय नहीं होगा। बहरहाल हम जिस आधार पर प्लेटो की बात करेंगे उसमें हम उनके जीवन परिचय और पृष्ठभूमि के साथ साथ मुख्य रूप से न्याय के से जुड़े हुए उनके विचारों की बात करेंगे और न्याय की संकल्पना उन्होंने कैसे प्रस्तुत की, एक आदर्श राज्य के बारे में वो कैसा सोचते हैं, बाद में कैसे उनके विचारों में परिवर्तन हुआ, ये सारी चीज़ें इस प्रस्तुतिकरण में सामने आएंगी। दूसरे शब्दों में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं मुख्य रूप से रिपब्लिक और उसके बाद के लेखन पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा और उसके पहले के लेखन में जिस तरीके से कुछ विचारों को हमने सुकरात से और कुछ विचारों को हमने सोफिस्टो से संबंधित चर्चा में देखा था उसी रूप में हम उसको वहाँ पर छोड़ देंगे। हाँ, हम यह ज़रूर समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्लेटो जो है वो इन विचारों की आलोचना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्लेटो के जीवन परिचय की बात करें तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि उनके जीवन परिचय से या उनके जीवन में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखने और समझने से ही हमें उनके विचारों को प्रेरित करने वाले महत्वपूर्ण सूत्रों की जानकारी मिलती है। प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस में एक कुलीन परिवार में हुआ था और उनकी मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई। उनके जीवन के एक बड़े हिस्से में पूरा हेलेनिक या ग्रीन क्षेत्र पेलोपोनेशियन युद्ध से ग्रस्त रहा। इसमें स्पार्टा और एथेंस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह युद्ध 431 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और 404 ईसा पूर्व तक चला था। और हम लोग जब सुकरात की चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि सुकरात ने भी पेलोपोनेशियन युद्ध में भाग लिया था। तो वो एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरे ग्रीक क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रखा था और ये युद्ध काफ़ी लंबे समय तक चला और विभिन्न नगर राज्यों में जो अलग अलग वर्ग थे वे अपने हितों के लिए लड़ रहे थे।
प्लेटो मानते थे कि इस तरह के संघर्ष का कारण यह था कि लोग अपने तात्कालिक हितों से आगे देखने के लिए तैयार नहीं थे। इसका नतीजा पूरे समुदाय के दुख के रूप में सामने आया। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो अपने परिवार के सदस्यों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने ओलिगार्की या गुटतंत्र की स्थापना की। लेकिन 403 ईसा पूर्व में एक बार फिर से वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई। लोकतांत्रिक शासन ने ही उनके गुरु सुकरात को मौत की सज़ा दी थी और आगे चलकर लोकतंत्र के प्रति प्लेटो के जो विचार हैं, जो आलोचनात्मक उनका रुख है, उस पर इस घटना का भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। प्लेटो के जो गुरु थे, यानी कि एक तो बहुत स्पष्ट बात है कि प्लेटो अपने समय की राजनीतिक अव्यवस्था से काफ़ी असंतुष्ट थे और उन्होंने यह माना कि इसका बड़ा कारण यह है कि हर कोई अपने हित को पूरा करने में लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने तात्कालिक हितों से आगे बढ़कर नगर राज्य या मानव समाज के हित को देखने के लिए तैयार नहीं है। अपनी इस निराशा के दौर में वो अपने गुरु सुकरात से मिलते हैं, जिन्होंने उनके जीवन को नई दिशा दी। अपने परिवार की परंपराओं के अनुरूप वो राजनीति में नहीं गए, बल्कि उन्होंने दर्शन के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हम यह देख चुके हैं कि सुकरात ये मानते थे कि दर्शन जो है वो राजनीति से उच्चतर है और वह राजनीति को एक नई दिशा दिखा सकता है, उसे सत्य की ओर ले जा सकता है। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने ज़्यादा गहनता से यह महसूस किया कि दर्शन और राजनीति को अलग अलग नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन्होंने राजनीति के बारे में अपने शिक्षक की तुलना में ज़्यादा गहनता से विचार किया और वे पश्चिमी दुनिया के पहले राजनीतिक दार्शनिक के रूप में सामने आए। उनका राजनीतिक दर्शन सुकरात की आरंभिक अंतर्दृष्टियों या इंसाइट्स पर आधारित ज़्यादा व्यापक दार्शनिक व्यवस्था का भाग है। उनके व्यापक दर्शन की तरह ही उनका राजनीतिक सिद्धांत ऐसे भवन की तरह है जिसमें प्रत्येक भाग के एक स्थान और एक भूमिका तय है। तो जैसे कि हम आगे देखेंगे कि जब वो समाज की बात करेंगे तो उसमें दार्शनिक राजा हो या फिर जो ऑक्सिलरी है या जो आर्टिजन यानी कि कारीगर, खेतीहर और इस तरीके काम करने वाले लोग हैं, हर किसी के लिए एक भूमिका तय है। तो वो एक बहुत ही एक भवन के रूप में हम उनके विचारों की श्रृंखला को देख सकते हैं, जिसमें हर विचार की अपनी एक भूमिका और हर विचार का अपना एक स्थान है। और उनके राजनीतिक दर्शन में नीति शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र जैसे पहलू महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित हैं। प्लेटो का राजनीतिक दर्शन इस अर्थ में भी सुकरात से प्रभावित है कि वे सिर्फ दार्शनिक बातें कहने या लिखने से संतुष्ट नहीं थे, वे समाज में वास्तविक परिवर्तन करना चाहते थे। लेकिन जहाँ सुकरात ने यह पद्धति अपनाई कि वह हर जगह जाते थे, युवकों से बातचीत करते थे, प्रश्न उत्तर की शैली में वो ज्ञान की खोज में लगे रहते थे, उसके विपरीत प्लेटो ने एक शिक्षण संस्था की स्थापना की जिसे उन्होंने एकेडमी का नाम दिया और यहाँ पर वह दर्शन के साथ साथ ग्रीक राजनीति की शिक्षा देते थे। और इसमें जो प्लेटो के जीवन की एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें उनके बाद का राजनीतिक दर्शन भी प्रभावित हुआ, वह यह है कि प्लेटो ने यह कोशिश की कि जो अलग अलग शासक हैं या कम से कम कुछ जो ऐसे शासक हैं वे उन्हें अपने दर्शन के हिसाब से, राजनीतिक दर्शन के हिसाब से प्रशिक्षित करें। तो 387 ईसा पूर्व में प्लेटो सिसिली गए। वहाँ वे सिराक्यूज के निरंकुश शासक डायनोसिस I के साले डियोन से मिले। डियोन ने उन्हें डायनोसिस को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया, लेकिन डायनोसिस उनके काम से नाखुश हुआ और उन्हें दास के रूप में बेच दिया। प्लेटो किसी तरह बचकर एथेंस आए और यहाँ एकेडमी की स्थापना की। डायनोसिस I की मृत्यु के बाद डियोन ने डायनोसिस II को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें बुलाया। आरंभिक दौर में डायनोसिस II प्लेटो की शिक्षा से काफ़ी उत्साहित था और उसे यह लगा कि प्लेटो काफ़ी अच्छी चीज़ें उसे बता रहे हैं, लेकिन बाद में उसे यह लगने लगा कि डियोन जो है वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। तो उसने डियोन को अपने पद से हटाया और प्लेटो को भी घर में बंदी बना दिया। कुछ वर्षों बाद फिर से एक बार जब वो किसी तरीके से प्लेटो वापस एथेंस आए तो उसके कुछ समय बाद डायनोसिस II ने एक बार फिर से उन्हें बुलाया, लेकिन इस बार भी उनके सामने कोई नकारात्मक नतीजा ही आया, मतलब कोई सकारात्मक नतीजा उनके सामने नहीं आया। कोई ऐसी स्थिति नहीं आई जहाँ पर डायनोसिस II इस बात के लिए तैयार हो कि वह प्लेटो की शिक्षाओं के अनुरूप काम करे
और एक बेहतर शासक के रूप में अपने राज्य के का शासन संभालने की कोशिश करें। तो प्लेटो ने कोशिश तो काफ़ी की कि वो राजनेताओं को प्रशिक्षित करें, राजाओं को प्रशिक्षित करें, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। आगे हम ये देखेंगे कि शायद यही एक कारण था कि बाद में जब वो रिपब्लिक में एक दार्शनिक राजा की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं, तो उसके बाद वह लॉज में आते आते जो उनकी आखिरी पुस्तक थी उसमें उन्होंने एक दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के रूप में कानून के शासन की बात की और वो दार्शनिक राजा के विचार को एक तरफ छोड़ देते हैं। तो शायद इसका कारण यह भी था कि व्यवहारिक जीवन में उन्होंने यह देखा कि उन्हें राजाओं को अपने राजनीतिक दर्शन के अनुसार प्रशिक्षित करने में कामयाबी नहीं मिल रही है। अगर हम प्लेटो को समझना चाहते हैं तो हमें उनके फॉर्म की जो पूरी अवधारणा है उसे भी समझनी होगी। प्लेटो के फॉर्म के सिद्धांत को सुकरात के कॉन्सेप्ट या अवधारणा के सिद्धांत का विस्तार माना जा सकता है। अब सुकरात जहाँ मनुष्य के आत्मा के भीतर या उसके दिमाग के भीतर हर तरह की सच्चाई को देखते हैं, वहीं प्लेटो जो हैं वो अनुभवातीत दुनिया में, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में रियलिटी यथार्थ को मानते हैं और वो ये कहते हैं कि वो जो दुनिया होती है वही सभी तरह की सच्चाई को अव्यक्त करती है। तो उनका यह कहना है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में जितनी सारी वस्तुओं को हम देख रहे हैं वो अपने उस आदर्श या वास्तविक रूप का प्रतिबिंब मात्र हैं। और इसमें उन्होंने वस्तुओं को शामिल किया, इसमें उन्होंने अवधारणाओं को भी शामिल किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम दुनिया में कोई भी चीज़ देख रहे हों, जैसे आम का पेड़ देख रहे हों, तो और उनका यह कहना है कि यह आम का पेड़ या कोई भी पेड़ जो अनुभवातीत दुनिया में वास्तविक या सच्चा आम का पेड़ है, जो उसका सच्चा फॉर्म या सच्चा रूप है, उसका सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है और हम वास्तविक चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं। और वे यह तर्क देते हैं कि जितनी भी सारी दुनिया में वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं का फॉर्म या उनका वास्तविक रूप ब्रह्मांड में निहित है और वो सारे फॉर्म जब मिल जाते हैं या उन सारे फॉर्म के बारे में या उन सारे रूपों के बारे में जब हमें जानकारी मिल जाती है तो हम यह समझ पाते हैं कि वास्तव में गुड क्या है, शुभ क्या है, अच्छा क्या है। तो इस लिहाज से उनका जो पूरा प्रस्तुतिकरण है वो इसी बात पर से शुरू होता है कि हम सब जो दुनिया में रहते हैं वह प्रतिबिंबों की दुनिया है, वो लगातार बदल रही दुनिया है। हम यहाँ पर वास्तविकता को समझने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वास्तविकता को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड या अनुभवातीत या अनुभव से परे जो दुनिया है वहाँ जिस तरीके का यथार्थ है उसे समझें और उसके लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। इस लिहाज से प्लेटो इस पूरी स्थिति का वर्णन करने के लिए गुफा का उदाहरण देते हैं। वो ये कहते हैं कि दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्यों की स्थिति जिनके पास फॉर्म का ज्ञान नहीं है, उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया गया है और गुफा में बंद करके उन्हें इस तरीके से बांध कर रखा गया है कि उनका जो चेहरा है वो गुफा की दीवार की तरफ है और उनके पीछे एक आग जला दी गई है। तो पूरा अंधेरा है और उस आग में वो बैठे हुए हैं और उस आग में जब वो जो आग उनके पीछे जल रही है उसके कारण से गुफा की दीवार पर तरह तरह की छायाएं बन रही हैं। इन छायाओं को ही वह व्यक्ति जो कि गुफा में बंद है यथार्थ समझ लेता है। तो अगर कोई रस्सी है तो रस्सी की छाया उसे सांप की तरह नज़र आती है, वो हकीकत को नहीं जानता है और वह सिर्फ छाया की दुनिया में रहता है और छाया की दुनिया में ही जो भी चीज़ें उसके सामने आती हैं वह उसे एक यथार्थ के रूप में स्वीकार कर लेता है। प्लेटो का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है उसकी स्थिति असल में उस गुफा में बंद व्यक्ति की तरह ही है जो कि वास्तविकता को, यथार्थ को, सच्चे फॉर्म को या फॉर्म को समझने में असमर्थ है। और उनका यह कहना है कि जो एक व्यक्ति जो ज्ञानी होता है वो या जो शिक्षा होती है वह व्यक्ति की इस अज्ञान की जंजीरों को तोड़ती है और वह उसे गुफा से बाहर, अज्ञान की गुफा से बाहर खींचकर ज्ञान की दुनिया में ले आती है। और
इसी लिहाज से वो यह बोलते हैं कि वास्तविकता को जानना महत्वपूर्ण है, वास्तविकता को जानने के लिए ज्ञान का होना ज़रूरी है और इसके लिए यह ज़रूरी है कि हम सब एक तरीके की पूरी व्यवस्था में भरोसा रखें जो कि शिक्षा से संबंधित है। और जब तक हम उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक हम ज्ञान की दुनिया में नहीं जाते हैं, तब तक हम फॉर्म को नहीं जान पाएंगे, हम गुड या शुभ क्या है उसे नहीं जान पाएंगे। और इस लिहाज से हमारा जीवन जो है वो एक तरीके की छायाओं की दुनिया, या अगर हम कहें तो एक बिकमिंग की दुनिया, जहाँ चीज़ें यथार्थ लगातार बदल रहा है, उसमें सीमित रहेगा। प्लेटो भी ये मानते हैं कि जो ज्ञान है वह बीइंग की दुनिया में है, अर्थात कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी रियलिटी है जो कि स्थिर है, और जब तक हम उसे नहीं समझते हैं तब तक हमारे पास दुनिया का वास्तविक ज्ञान नहीं आ सकता है। लेकिन प्लेटो के फॉर्म के सिद्धांत की कुछ निश्चित सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे फॉर्म के बारे में उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि असल में फॉर्म है क्या। और जब तक ये स्पष्टता नहीं आए तब तक इसके बारे में एक साफ समझ बनाना किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। और वो ये भी बताते हैं कि सिर्फ सुशिक्षित दार्शनिक राजा ही सभी फॉर्म को समझ सकता है। इस लिहाज से भी ये फॉर्म एक सीमित अवधारणा के रूप में सामने आती है। लेकिन अगर हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को देखें तो उसमें फॉर्म की ये अवधारणा काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी, क्योंकि उस न्याय की संकल्पना में हम आगे और स्पष्टता से देखेंगे दार्शनिक राजा या एक सुनिश्चित व्यवस्था से शिक्षा पाए हुए राजा की विशेष भूमिका होगी, और वह शासक या वह राजा ही दुनिया को यह बता पाएगा कि किस तरीके से गुड के रास्ते पर चला जा सकता है। तो इस लिहाज से ये फॉर्म की संकल्पना प्लेटो की पूरे राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि वे समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण करते हैं, और वह मानते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इन भूमिकाओं का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं तो वो न्याय कर रहे होते हैं। लेकिन इस विचार की जो शुरुआत होती है वो रिपब्लिक में जो उनकी पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक, उसमें होती है, और उसमें वो न्याय को का जो विचार है वह जस्टिसनेस के विचार के रूप में सामने आता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे त्रिकोण का विचार, यानी कि स्पष्ट रूप से बिल्कुल ही कहीं इसकी स्थिति को हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह इसका अस्तित्व होता है, ये हम सभी जानते हैं। चूँकि रिपब्लिक में एक आदर्श का वर्णन है, इसलिए इसे यूटोपियाई काम की संज्ञा दी जाती है। यूटोपिया का मतलब ये हुआ कि जिसका वास्तविक दुनिया में कोई अस्तित्व ना हो, और इसी रूप में रिपब्लिक में प्लेटो के न्याय की संकल्पना भी सामने आती है। यह एक पूर्ण राज्य वाले आदर्श राज्य से संबंधित है। प्लेटो के बाद के काम में सबसे अच्छे संभावित राज्य का वर्णन है जो पूर्ण राज्य से कमतर है। तो ये प्लेटो बाद में अपने इन विचारों में थोड़ा संशोधन भी करते हैं, लेकिन जो एक आदर्श के रूप में वो एक विचार प्रस्तुत करते हैं न्याय का, दार्शनिक राजा का, और एक आकर्षण इस विचार के प्रति उनके भीतर हमेशा बनी रहती है। प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए द्वंद्वात्मक पद्धति का उपयोग किया गया है। यह प्रश्न उत्तर की पद्धति का ही एक रूप है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति एक बात कहता है, जब उससे एक प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब देता है, फिर उसके जवाब की कमियों को बताया जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, और इस पूरी श्रृंखला के दौरान एक तरह का विचार उभर कर सामने आता है। तो द्वंद्वात्मक पद्धति को प्लेटो अपनाते हैं, और मैंने शुरुआत में यह स्पष्ट किया है कि प्लेटो अपने प्रत्येक लेखन को डायलॉग के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, संवाद के रूप में, या एक तरीके की द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से वह अपने विचारों को रखते हैं। और इसमें रिपब्लिक में यह बताया गया है कि एक सम्मानित व्यक्ति हैं सिफालस, उनके घर में सुकरात और अन्य लोग आते हैं। यहाँ इस मसले पर बातचीत शुरू होती है कि सही आचरण या न्याय क्या है। सिफालस कहते हैं कि सच बोलना और कर चुकाना ही न्याय है। सुकरात कहते हैं कि यह परिभाषा समावेशी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर सच बोलना या
जो चीज़ हमने किसी से ली है उसे वापस करना सही नहीं होता है। मिसाल के तौर पर यदि हमारे किसी मित्र ने एक तलवार हमें दी है और कुछ समय बाद उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहता है, वह बहुत गुस्से में आ जाता है, वह किसी भी के भी खिलाफ हिंसक हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जब वो आकर हमसे अपनी तलवार वापस मांगता है तो हम तलवार देकर उसके साथ न्याय नहीं करेंगे, उसका भला नहीं करेंगे, बल्कि संभावना यह रहेगी कि वह इस तलवार का दुरुपयोग कर दे। सेफालस के पुत्र पॉलीमार्कस ने यह जवाब दिया कि हर व्यक्ति को उसको दे देना ही न्याय है, अर्थात अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना और दोस्तों की मदद करना न्याय है। लेकिन सुकरात यह कहते हैं कि न्याय विशेष रूप से उत्कृष्टता से जुड़ा हुआ है, और अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो एक तरीके से यह न्याय की भावना को कम करता है। इसके बाद थ्रेसिमेकस अपना विचार रखते हैं। उनके अनुसार मजबूत पक्ष का हित ही न्यायपूर्ण या सही होता है। लेकिन सुकरात यह कहते हैं कि यदि न्याय को शक्ति में घटा दिया जाता है तो सिर्फ अराजकता और कटुता ही बचेगी। सुकरात शक्ति के बजाय ज्ञान को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा एडिमेंटस अपना यह विचार रखते हैं कि यदि कोई गलत तरीके से काम करके छिपा लेता है तो वह गलत काम का लाभ भी ले लेता है और दुनिया के सामने अच्छा भी बना रहता है। असल में एडिमेंटस और ग्लूकॉन सुकरात से न्याय की उनकी संकल्पना के वर्णन करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि यह सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि जो न्याय है वह अन्याय से उच्चतर है। सुकरात या प्लेटो जो हैं, यानी कि रिपब्लिक से ही यह माना जाने लगा कि जो प्लेटो हैं वो अपने विचारों को रख रहे हैं और सुकरात यहाँ पर सिर्फ प्लेटो की बातों को कह रहे हैं। इससे संबंधित वाद विवाद के बारे में हमने सुकरात से जुड़ी हुई अपनी चर्चा में बात रखी है। तो यहाँ पर सुकरात प्लेटो के विचारों को रखते हुए कहते हैं कि हमें पहले न्याय को राज्य के स्तर पर देखना होगा और उसके बाद हम उसे व्यक्ति के स्तर पर देख सकते हैं। वे कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का बड़ा रूप होता है, इसलिए पहले बड़ी तस्वीर को देखना और फिर उसे व्यक्ति के छोटे तस्वीर पर लागू करना आसान होगा। प्लेटो कहते हैं कि यदि राज्य का राजनीतिक संगठन न्यायपूर्ण व्यक्ति के लिए मॉडल का काम कर सकता है तो व्यक्तिगत स्तर पर लागू होने वाले नैतिक सिद्धांत भी सामाजिक स्तर पर लागू होने वाले राजनीतिक सिद्धांतों के काफ़ी हद तक अनुरूप होंगे। दूसरे अर्थों में राजनीति और नीति शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीति शास्त्र का मतलब हुआ कि व्यक्तिगत स्तर पर आचार व्यवहार के नियम, और राजनीति को वो शासन की पद्धति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और उनका यह कहना है कि इन दोनों में एक तरह का स्पष्ट जुड़ाव सामने आता है, क्योंकि जो चीज़ हम राज्य स्तर पर लागू करते हैं वह व्यक्ति के स्तर पर भी देखी जा सकती है, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राज्य जो है वह व्यक्ति का बड़ा रूप होता है। और इसी रूप में प्लेटो राज्य को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है। यहाँ हम यह देख सकते हैं कि प्लेटो का यह विचार सुकरात के विचार के अनुरूप है, लेकिन यह विचार सोफिस्टों के विचारों से अलग है, जो कि यह बोलते थे कि जो राज्य और समाज है वो स्वाभाविक नहीं है और व्यक्ति को सिर्फ अपने हित पर ही ध्यान देना चाहिए। प्लेटो कहते हैं कि सामाजिक पूर्णता या आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक है कि श्रम का समुचित तरीके से विभाजन कायम रखा जाए। वो कहते हैं कि राज्य में 3 वर्ग होते हैं। एक उत्पादक या आर्टिजन वर्ग होता है, इसमें बुनकर, किसान, व्यापारी आदि आते हैं। और दूसरा अभिभावक या गार्जियंस का वर्ग होता है, जिसमें योद्धा होते हैं जो सैन्य कार्य करते हैं या प्रशासन का कार्य करने वाले लोग होते हैं। और उसके बाद शासकों का वर्ग होता है जो निर्णय लेता है, नियम बनाता है और इसी तरीके से कार्य को करता है। तो जो तीसरा वर्ग होता है यानी कि शासक वर्ग, वह भी अभिभावक वर्ग से ही चुना जाता है। और इसमें जो अभिभावक वर्ग के रूप में जो चीज़ें होती हैं उसमें 2 वर्ग हो जाते हैं, यानी कि हम जो सेना में काम करने वाले लोग हैं और जो निर्णय लेने वाले लोग हैं, इन दोनों के लिए गार्जियन शब्द का इस्तेमाल प्लेटो के द्वारा किया जाता है और हम उन्हें इसी रूप में देख सकते हैं। और इसमें 2 तरह के वर्ग होते हैं, एक जिनका चयन शासन करने के लिए होता है और दूसरा जो निर्णयों को लागू करते हैं। तो पहला जो है वो एक दार्शनिकों का वर्ग हो गया, और दूसरे वर्ग में जो लोग आते हैं उनके लिए प्लेटो ऑक्सिलरी शब्द का प्रयोग करते हैं। और प्लेटो कहते हैं कि हर वर्ग का कुछ निश्चित साध्य होता है
और उसके पास उसी के अनुसार सद्गुण या वर्च्यू होने चाहिए। जो शासक होता है उसको विवेक की ज़रूरत होती है। अभिभावक वर्ग का जो निम्न तबका या ऑक्सिलरी होता है उसमें साहस की आवश्यकता होती है, यानी कि उसे युद्ध लड़ना होता है, उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना होता है, निर्णयों को लागू करना होता है। तो इन सब चीज़ों में जो चुनौतियां आती हैं उसके लिए उसके पास साहस होना चाहिए। और जो तीसरा उत्पादक वर्ग है उसके पास संयम होना चाहिए। कुछ हद तक संयम सबके पास होना चाहिए, इस बात को भी प्लेटो स्वीकार करते हैं। और वो उसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जब एक शासक के पास संयम होगा तो वह अपनी भूमिका को, यानी कि जो दार्शनिक राजा है वो अपनी भूमिका को समझेगा। जो ऑक्सिलरी या जो सैन्य वर्ग है और प्रशासन का वर्ग है, जब उसके पास संयम होगा तो वह इस चीज़ को समझेगा कि उसे किस सीमा तक काम करना है, उसकी अपनी सीमाएं क्या हैं। तो इस लिहाज से वो इसे एक महत्वपूर्ण विचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसी के आधार पर वो ये भी कहते हैं कि ये जो बड़ी तस्वीर है, जो राज्य स्तर की तस्वीर है, जहाँ पर उन्होंने 3 तरह के वर्गों की बात की। एक उत्पादक वर्ग हो गया, दूसरा जो है गार्जियंस के क्लास हो गया, जिसमें से एक जो है ऑक्सिलरी है, और जो दूसरा है वह शासक वर्ग के रूप में है, जिसमें कि दार्शनिक राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इन तीन चीज़ों को वो व्यक्ति के स्तर पर भी लागू करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति की आत्मा होती है उसमें तीनों तरह के तत्व होते हैं, यानी कि उसमें इच्छा या तृष्णा होती है, उसमें भावना या मनोवेग होता है, और उसमें ज्ञान या चिंतन होता है। और उनका यह कहना है कि व्यक्ति जो है उसमें 4 तरह के मूल सद्गुणों की वो पहचान करते हैं। और वो ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर इच्छा या तृष्णा होती है उसके लिए संयम महत्वपूर्ण सद्गुण है। जिसके भीतर भावना या मनोवेग होता है उसके लिए उपयुक्त सद्गुण साहस है। ज्ञान या चिंतन के लिए उपयुक्त सद्गुण बुद्धिमत्ता या विवेक है। और न्याय तभी स्थापित होता है जब समस्त सद्गुण वास्तव में सही तरीके से संयोजित हों। इसका अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के भीतर जिस तरह की भावना ज़्यादा है और जिस तरह के सद्गुण की उसे ज़रूरत है उसके हिसाब से वो काम करे। यदि किसी के भीतर तृष्णा का तत्व ज़्यादा है तो उसे उत्पादन के कार्य में लगना चाहिए। यदि किसी के भीतर भावना या मनोवेग ज़्यादा है तो उसे सेना का काम करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आवश्यक सद्गुण साहस उसके पास होता है। और यदि किसी के पास ज्ञान या चिंतन की भावना है तो उसके पास जो विवेक का तत्व है वह मौजूद होता है और उसे शासन के कार्य में लगना चाहिए। तो हर व्यक्ति की आत्मा में जो ये तत्व होता है उसके जो प्रभुत्वशाली तत्व होते हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। और उसकी पहचान होने के बाद उस आधार पर उसे समाज में स्थान मिलना चाहिए। और जब यह चीज़ें अच्छी तरीके से होती हैं तो प्लेटो कहते हैं कि एक न्यायपूर्ण शासन स्थापित होता है जिसमें सर्वोच्च स्तर पर दार्शनिक राजा होता है। अब इन तत्वों का निर्धारण कैसे हो सकता है कि किस व्यक्ति की आत्मा में कौन सा तत्व ज़्यादा प्रभुत्वशाली है, यानी कि तृष्णा का, भावना का या विवेक का। तो इसके लिए प्लेटो शिक्षा प्रणाली का विचार प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो के अनुसार किसी शिक्षा के माध्यम से यह तय किया जा सकता है कि किस व्यक्ति की आत्मा में कौन सा तत्व प्रभावी है। इसी आधार पर समाज में उसके स्थान का निर्धारण किया जाता है। वे यह कहते हैं कि राज्य को हर व्यक्ति को, यानी कि हर बच्चे को, छात्र या छात्रा को, लड़के या लड़की को शिक्षा देना चाहिए। तो वो शिक्षा को निजी हाथों में नहीं छोड़ते हैं। वो यह नहीं कहते हैं कि अगर कोई कुलीन परिवार का है तो उसके लिए शिक्षा की एक अलग बेहतरीन व्यवस्था हो, और अगर कोई निम्न वर्ग का है तो उसके लिए शिक्षा की कमज़ोर व्यवस्था हो। इसके बजाय वो इस तत्व पर जोर देते हैं कि राज्य हर किसी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। वे कहते हैं कि जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा होती है कुत्ताओं की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वो उन्हें एक रोमांटिक दुनिया में ले जाते हैं। जो यथार्थ है वो उसके बारे में नहीं जानते हैं, बल्कि वो कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं। और उन्होंने शिक्षा के बाकायदे कई सारे चरण बनाए। उन्होंने कहा कि पहला चरण जो होगा वो शुरुआत का 6 वर्ष होगा, जिसमें बच्चे अपने माता के साथ रहेंगे, लड़के लड़कियां एक साथ खेलेंगी कूदेंगी, चीज़ों को समझेंगी। दूसरा चरण जो होगा उसमें 10 से लेकर 17 वर्ष तक वो जिम्नास्टिक, साहित्य, गणित, संगीत, ये सारी चीज़ें सीखेंगे।
लड़के और लड़कियों को अलग अलग शास्त्रों की शिक्षा दी जाएगी और 17 वर्ष की उम्र तक यह पूरी प्रणाली चलेगी। तीसरा चरण 20 वर्ष की उम्र तक चलेगा। इसमें शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसी समय एक परीक्षा भी होगी और इसमें जो लोग नाकाम होंगे वे आर्टिजन वर्ग के सदस्य बना दिए जाएंगे। चौथा चरण 25 से 30 वर्षों तक उन्हें गणितीय शिक्षा दी जाएगी और इसके अलावे 20 से 25 वर्ष की उम्र तक उन्हें बहुत तरह की सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उसके बाद जो एक परीक्षा होगी 30 वर्ष की उम्र में और जो लोग इसमें चुने जाएंगे वे अभिभावक वर्ग के निम्न हिस्से का सदस्य बनेंगे और उसके बाद 30 से 35 वर्ष की उम्र तक 5वां चरण चलेगा जिसमें द्वंद्व की शिक्षा दी जाएगी और छठा चरण 30 से 50 वर्ष की उम्र में चलेगा। इसमें व्यवहारिक जीवन का ज्ञान और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अनुभव दिया जाएगा और जो व्यक्ति इस चरण तक पहुंचेगा फिर वह जो शासक वर्ग है, जो निर्णय करने वाला वर्ग है, उसमें शामिल हो जाएगा और इसमें जो श्रेष्ठतम होगा वो दार्शनिक राजा के रूप में विकसित होगा। जो प्लेटो की जो ये पूरी शिक्षा पद्धति है उसमें कई तरह की आलोचनाएं भी सामने आती हैं। जो सबसे बड़ी आलोचना होती है वो इस आधार पर होती है कि प्लेटो एक तरीके से जीवन की जो धारा है उसमें व्यक्ति को अस्थायी भूमिका दे देते हैं। यानी अगर 20 वर्ष की उम्र में अगर कोई व्यक्ति अपनी रुचि का इस तरीके से विकास नहीं कर पाता है कि वो दार्शनिक चिंतन की तरफ जाए या वो साहसपूर्ण कार्य करे तो उसे आर्टिजन क्लास का सदस्य बनाकर छोड़ दिया जाता है, जो कि अपने आप में सही नहीं है क्योंकि लोगों की अभिवृत्ति, लोगों की रुचियाँ, लोगों का रुझान उम्र के साथ बदलते रहता है और इस हिसाब से उन्हें आगे भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन प्लेटो की इस पूरी शिक्षा पद्धति में इस तरह की किसी मौके की व्यवस्था नहीं की गई है। जो एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्लेटो प्रस्तुत करते हैं एक तरह के आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए, वह अवधारणा है संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद की। वे यह कहते हैं कि जो गार्जियन क्लास के लोग होते हैं जिसमें कि दो तबके हैं, एक ऑक्सिलरी क्लास यानी कि सेना प्रशासन का काम करने वाले लोग और दूसरा शासन से संबंधित निर्णय लेने वाले लोग जिसमें दार्शनिक राजा और कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये लोग जो हैं उनके पास कोई संपत्ति नहीं होगी, उन्हें राज्य के द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने भर खर्च दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा वे अपने लिए कोई संपत्ति एकत्रित नहीं कर पाएंगे। इस लिहाज से प्लेटो यह मानते हैं कि जो एक भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति होती है, पैसा जमा करने की प्रवृत्ति होती है, वह बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है और इसे रोकने की ज़रूरत है और शायद इसी लिहाज से वो दार्शनिक राजा सहित सभी लोगों को यह कहते हैं कि आपके पास कोई अपनी संपत्ति नहीं होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो पत्नियों के साम्यवाद की है। अब पत्नियों के साम्यवाद के विचार का अर्थ क्या है? पत्नियों के साम्यवाद के विचार का अर्थ यह है कि प्लेटो कहते हैं कि जो अभिभावक वर्ग या गार्जियन क्लास के जो सदस्य होंगे उनके पास अपना कोई परिवार नहीं होगा, उनकी अपनी पत्नी या उनके अपने बच्चे नहीं होंगे और उसके पीछे प्लेटो का मुख्य तर्क यह है कि जब ये लोग अपने परिवार या अपने बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचने लगेंगे तो जो एक आदर्श राज्य की व्यवस्था है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा और राज्य की स्थिति दुर्बल हो जाएगी। तो इस लिहाज से वो एक पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था बनाते हैं जहाँ पर एक कॉलोनी होगी जिसमें महिलाएं रह रही होंगी और उन महिलाओं का जो एक सेक्सुअल रिलेशन है वो किसी भी व्यक्ति के साथ, अभिभावक वर्ग के किसी भी सदस्य के साथ बन सकता है और इसके बाद जो उनके बच्चे होंगे उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि असल में उसका पिता कौन है। तो जो एक नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद या अपने बेटे को आगे बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है जो आज की राजनीति में भी काफ़ी मौजूद है, उस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्लेटो पत्नियों के साम्यवाद के विचार की बात करते हैं। लेकिन इसमें अपने आप में कई तरह की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि वो महिलाओं को एक वस्तु के रूप में तब्दील कर देते हैं। इसके अलावा वे इस बात को समझने में नाकाम रहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने विकास के लिए एक परिवार की आवश्यकता होती है, माता पिता की दोनों के स्नेह की आवश्यकता होती है, लेकिन एक आदर्श राज्य के निर्माण की अपनी चाह में
प्लेटो इस पूरी जो एक चाह है या इसकी जो इस तरह की जो आवश्यकता है बच्चों की, उसको एक तरफ रख देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमी के रूप में सामने आती है। तो जो प्लेटो हैं वो ये मानते हैं कि अगर हम एक आदर्श राज्य या एक न्यायपूर्ण राज्य की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें कि दार्शनिक राजा का शासन हो, तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि एक खास तरह की शिक्षा पद्धति वहाँ पर हो, जिस शिक्षा पद्धति में हर वर्ग का स्थान पहले से तय हो जाए, जिस शिक्षा पद्धति का अनुसरण करने के बाद जो भी व्यक्ति जिस लायक है उसे वो काम दे दिया जाए, और फिर संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद की स्थापना हो। और जब इस तरह की व्यवस्था बनेगी तो प्लेटो कहते हैं कि एक न्यायपूर्ण राज्य का निर्माण होगा। और इस न्यायपूर्ण राज्य में जिस पहलू पर प्लेटो जोर देते हैं वो यह है कि इसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझेगा और वह अपनी भूमिका के अनुसार ही काम करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी भूमिका या अपने दायरे को तोड़कर आगे नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर उनका यह कहना है कि जो दार्शनिक राजा होगा, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होगा, जो हर तरह के फॉर्म या रूप को समझ पाएगा, ऐसे फॉर्म जो कि दुनिया में जो चीज़ें चल रही हों उससे अलग ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, अनुभव से परे दुनिया में जो यथार्थ है उसको समझता है, उस फॉर्म को समझते हुए वह गुड का निर्धारण कर पाएगा और गुड के आधार पर वह अपने नगर राज्य के लिए फैसले लेगा। तो ऐसा शासक जो होगा वह अपनी सीमाओं को समझेगा। वह यह कोशिश नहीं करेगा कि जो दूसरे अलग अलग तरह के वर्ग हैं उन्हें वह अपनी तरफ से पूरी तरह नियंत्रित करे। वह उन्हें उनका काम करने देगा। ठीक उसी तरीके से जैसे जो आर्टिजन क्लास के लोग हैं उन्हें यह पता होगा कि उनकी भूमिका क्या है, उनका काम क्या है, और वह उस काम को सही तरीके से निभाएंगे। जो ऑक्सिलरी क्लासेस के लोग हैं उन्हें यह पता होगा कि उनका काम निर्णयों को लागू कराना है, उनका काम देश या नगर राज्य की सुरक्षा करना है, और इससे आगे जाकर वह लोगों को नियंत्रित करने या अपने लिए ज़्यादा धन संपत्ति जमा करने, इस तरह की कोई कोशिश नहीं करेंगे। तो प्लेटो एक ऐसे राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जहाँ पर हर किसी को अपने वास्तविक स्थिति का, यानी कि अपने सबसे बड़े गुण का, अपने सबसे बड़े सद्गुण का अंदाज़ा होता है, और अपने उस वर्च्यू या सद्गुण के आधार पर उसे अपनी भूमिका पता होती है, और अपनी इस भूमिका को वो बहुत ही ईमानदारी से करता है। वह उस भूमिका से आगे दूसरों की भूमिका में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करता है। तो इस लिहाज से अरस्तु अपने सिद्धांत को सामने रखते हैं। प्लेटो अपने न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करने के बाद, अपने आदर्श राज्य का वर्णन करने के बाद राजनीतिक पतन का सिद्धांत भी प्रस्तुत करते हैं। यानी कि उन्हें यह अंदाज़ा है कि अगर एक आदर्श दार्शनिक राजा मिल जाता है, वह शासन करता है और समाज के सारे लोग न्याय का अनुसरण करते हुए अपनी भूमिकाओं का सही तरीके से निर्वहन करते हैं, तब भी एक ऐसी स्थिति आ सकती है जबकि राजनीतिक रूप से आदर्श व्यवस्था नीचे की ओर जाए। और वो ये कहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था तब आती है जबकि जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें कोई अयोग्य व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, या फिर कुछ इस तरीके की एक स्थिति आ जाती है जिससे कि जो दार्शनिक राजा है उस तरीके की किसी व्यक्ति को शासन ना मिलकर जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, यानी कि प्रजनन के कारण या फिर शिक्षा पद्धति में कमी के कारण जो आगे आ जाते हैं उन्हें शासन मिल जाता है। और ऐसे व्यक्ति जब आते हैं तो एक तरह की व्यवस्था जो आती है वो टीमोक्रेसी आती है, और वह वहाँ पर लोग जो है वो अपने तरीके से काम करने लगते हैं। उसके बाद उसमें और गिरावट होती है तो वो गुटतंत्र के रूप में निर्मित होता है, जहाँ पर जो गार्जियन क्लास या अभिभावक वर्ग के जो दूसरे सदस्य होते हैं उनके भीतर भी अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति एकत्रित करने की चाह पैदा हो जाती है। और बाद में एक तरह की व्यवस्था आती है जो कि डेमोक्रेसी के रूप में होती है। प्लेटो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का अर्थ मुख्य रूप से यहाँ पर यह है कि हर किसी का जो वर्च्यू होता है, हर किसी की जो क्वालिटी होती है वो एक जैसी हो जाती है, और जो उसमें से ज़्यादातर लोगों का समर्थन जिसे मिला होता है वह शासन संभालता है।
और प्लेटो यहाँ लोकतंत्र की काफ़ी तीखी आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका यह कहना है कि लोकतंत्र के भीतर व्यक्ति जो हैं वो किसी तरीके के अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। उनकी अपनी आत्मा के भीतर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक दिन अगर किसी एक आवेग का जोर बढ़ता है तो वो एक तरह का काम करते हैं, दूसरे दिन किसी दूसरे तरह के आवेग का जोर बढ़ता है तो लोग दूसरे तरीके से काम करते हैं। मसलन अगर एक दिन उन्हें यह मन में आता है कि वह सिर्फ दिन भर सोते रहें तो सोते रहेंगे, अगले दिन कुछ काम करेंगे, उसके अगले दिन कुछ और काम नहीं करेंगे, और व्यवस्था के स्तर पर भी इसी तरह की प्रवृत्तियां सामने आती हैं। तो जो प्लेटो हैं लोकतंत्र की तीखी आलोचना करते हैं, और उनकी आलोचना का मुख्य आधार यही है कि यहाँ पर लोग अपने सद्गुणों के आधार पर अपनी भूमिका पहचानते हुए काम नहीं करते हैं, बल्कि वे सिर्फ मन के आवेग के हिसाब से, अपनी मनमर्जी के हिसाब से चीज़ों को करते हैं। और उसके बाद प्लेटो यह कहते हैं कि यह स्थिति भी आ सकती है कि एक निरंकुश शासन आए डेमोक्रेसी के बाद, क्योंकि गरीब लोगों को यह लगेगा कि अमीर लोग उन पर शासन कर रहे हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति आ गई है, तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को पूरी की शक्ति देने का फैसला कर सकते हैं, और उसके बाद एक निरंकुश शासन की स्थापना होती है। और इस लिहाज से प्लेटो यह बोलते हैं कि राजनीतिक पतन होता है आदर्श राज्य का भी, तो वो आदर्श राज्य को भी अस्थायी नहीं मानते हैं। हालांकि वो ये भी उम्मीद जताते हैं कि एक बार फिर से नए तरह की व्यवस्था का उदय भी हो सकता है। बहरहाल जो चीज़ हमें प्लेटो के बारे में समझने की ज़रूरत है वह यह है कि वो एक आदर्श राज्य की संकल्पना देते हैं, एक न्यायपूर्ण राज्य की संकल्पना देते हैं। और अगर हम, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, अगर हम उनके जीवन को नज़दीक से देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि प्लेटो यह प्रयास भी करते हैं कि वास्तविक दुनिया में ऐसे शासक बन जाएं जो कि इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार, जो उनके न्याय का सिद्धांत है, जो उनके राजनीतिक दर्शन का सिद्धांत है, उनका पालन करें। और हमने यह भी देखा कि प्लेटो इसमें बुरी तरह से नाकाम होते हैं। तो प्लेटो जब अपने जीवन के आखिरी दौर में आते हैं तो उन्हें यह एहसास होने लगता है कि असल में उन्होंने जिस चीज़ की परिकल्पना की थी वह संभव नहीं है। इसीलिए वो एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन, दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के रूप में लॉज में, जो उनका एक अलग डायलॉग है, उसमें वो एक व्यवस्था की परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं। और इसमें जो प्लेटो का जो लॉज है उसमें वो जब वो शुरुआत करते हैं तो 3 पुरुष आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इसमें एक व्यक्ति एथेंस का होता है, एक क्रीट का होता है और एक स्पार्टा का होता है। इस संवाद में सुकरात का कोई चरित्र नहीं है। जो लोग हैं वो, यानी कि 3 लोग हैं, इनमें से 2 लोग एथेंस के व्यक्ति से पूछते हैं कि वह एक नई कॉलोनी मैग्नेसिया की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने सुझाव दे। तो एक नई कॉलोनी मैग्नेसिया की स्थापना की एक योजना चल रही होती है और उनकी बातचीत में नई कॉलोनी की रूपरेखा उभरती है। यह तय किया जाता है कि इसमें बहुत कम संख्या में पुरुष नागरिक होंगे, 5040। वो अपने परिवारों, दासों और मेटिक्स तथा कुछ अन्य बाहरी लोगों के साथ रहेंगे। पुरुष नागरिक जो होंगे वो खेती का काम करेंगे तथा मेटिक्स यानी कि बाहर से आए हुए मजदूर हस्तशिल्प और व्यापार का काम देखेंगे। नागरिकों को 12 जनजातियों और 4 संपत्ति वर्गों में विभाजित करने की बात कही गई। राजनीतिक संरचना भी इसमें स्पष्ट की गई। एक तो ये है कि सबसे ऊपरी स्तर पर नॉक्टर्नल काउंसिल की बात कही गई। इसमें मैग्नेसिया के सबसे बुद्धिमान लोगों को शामिल किया गया। इसके नीचे एक और संस्था का प्रावधान किया गया जिसे गार्जियंस ऑफ लॉज कहने की बात कही गई और इसमें 10 सदस्य होंगे और ये सभी नॉक्टर्नल काउंसिल के भी सदस्य माने गए। तो इसके नीचे 360 लोगों की कार्यकारी परिषद की व्यवस्था की गई और उसके नीचे एक सभा होने की बात कही गई जिसमें सभी नागरिक सदस्य होंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। तो अधिकांश सार्वजनिक पदों को चुनाव द्वारा भरने का प्रावधान किया गया और यह कहा गया कि कुछ पद लॉटरी से भी भरेंगे। साथ ही यह प्रावधान किया गया कि यदि अमीर लोग जो सभा है जिसमें कि 360 लोग हैं, अगर उसमें भाग नहीं लेते हैं तो उन पर विशेष रूप से जुर्माना लगेगा और साल के आखिर में हर पद पर बैठे व्यक्ति के प्रदर्शन की जांच होगी। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि जो प्लेटो हैं वो रिपब्लिक में
जो दार्शनिक राजा की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की है उससे वो काफ़ी पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पर हम कुछ अलग तरह की परिवर्तनों को भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद के विचार से पीछे हट जाते हैं और वह यह कहते हैं कि लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार होगा। प्लेटो यह भी कहते हैं कि पत्नियों के साम्यवाद जैसी व्यवस्था नहीं होगी, यानी कि वो इस व्यवस्था का उल्लेख ही नहीं करते हैं। लोग अपने परिवारों के साथ रह सकते हैं, ऐसा प्रावधान वो कहते हैं। इसके साथ ही वो ये कहते हैं कि कानून के शासन की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि एक राजा दार्शनिक राजा नहीं होगा बल्कि उसके स्थान पर कानून के शासन का प्रावधान प्लेटो करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ हद तक जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ज़्यादा समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, ज़्यादा तार्किक व्यक्ति हैं, उन्हीं को वो कानूनों का निर्माण करने का अधिकार देते हैं। तो इस लिहाज से एक जो उनका विश्वास था रीज़न पर, तर्क बुद्धि पर, ज्ञान पर, चीज़ों को समझने की क्षमता पर, वो अभी भी कायम है और वो अपने लॉज की जो पूरी संरचना है उसमें वो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। कानून वो बनाएंगे और जो गार्जियंस ऑफ लॉज के रूप में भी वही लोग रहेंगे। तो हम यह कहा जा सकता है कि लॉज में प्लेटो ने अपने विचारों में काफ़ी हद तक व्यवहारिक परिवर्तन किया है और वो एक ऐसे संरचना को लेकर सामने आते हैं जिसे प्लेटो को लगता है कि इस दुनिया में लागू किया जा सकता है, जिसके माध्यम से जिस चीज़ को वो स्थापित करना चाहते थे अपने शुरुआती ग्रंथों में, रिपब्लिक में, उस व्यवस्था को पूरी तरीके से तो नहीं पर आंशिक रूप से हासिल किया जा सकता है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जहाँ पर विवेक युक्त लोग, बुद्धिमान लोग, चीज़ों की गूढ़ता को समझने वाले लोग कानून बनाएंगे और उस कानून के माध्यम से शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी। और इसके साथ ही व्यवहारिक परिवर्तन के कारण ही वो जो बहुत ही सख्त किस्म के नियम थे जिसके आधार पर काफ़ी आलोचना भी हुई प्लेटो की, उसको वो एक तरफ रख देते हैं, यानी कि वो संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद की बात यहाँ पर नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि द लॉज में प्लेटो ने जो विचार प्रस्तुत किए वह एक व्यवहारिक परिवर्तन था जिसके माध्यम से वो अपने दूसरे सबसे अच्छी व्यवस्था की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। प्लेटो के विचारों की कई आलोचनाएं हैं। कुछ आलोचनाओं की बात हमने अपनी चर्चा के दौरान की है। मैंने यह रेखांकित करने की कोशिश की है कि किस तरीके से प्लेटो के फॉर्म की अवधारणा बहुत स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती है। मैंने यह बताने की कोशिश की है कि प्लेटो की जो शिक्षा की अवधारणा है वो बहुत ही सख्त है और अपरिवर्तनीय किस्म की है। इस आधार पर भी प्लेटो की काफ़ी आलोचना की जाती रही है। हमने इस बात का भी जिक्र किया कि प्लेटो की जो अवधारणा संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद के बारे में है वह बहुत ही अव्यावहारिक है, क्योंकि संपत्ति की चाह मनुष्य को प्रेरणा देती है। ठीक उसी तरीके से पत्नियों के साम्यवाद में वे स्त्री और बच्चे दोनों की आवश्यकताओं को एक तरीके से नज़रअंदाज करते हैं और उन्हें वस्तु के रूप में तब्दील कर देते हैं। महिलाओं की अपनी इच्छा का कोई महत्व नहीं रहता है और बच्चे भी अपनी आवश्यकताओं से परे आदर्श राज्य की चाह का एक मोहरा या एक माध्यम भर बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार का सुख नहीं मिलता है और वो एक तरीके से ऐसी शिक्षा व्यवस्था से उन्हें जोड़ दिया जाता है जिसके माध्यम से एक आदर्श राजा की खोज होती है, लेकिन उनकी अपनी जो ज़रूरतें होती हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उसी तरीके से कई अन्य आलोचनाएं जो हैं वो प्लेटो की जाती रही हैं। जो सबसे बड़ी आलोचना है वह एक तरीके का एलिटिज़म या अभिजनवाद का आरोप है। प्लेटो पर यह आरोप लगाया जाता है कि उनका जो चिंतन है वह एक अभिजनवादी सोच से ग्रसित है, जिसमें वो ये मानते हैं कि सिर्फ कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो कि जटिल चीज़ों को समझ पाते हैं और उसके हिसाब से वो निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। लेकिन अगर हम प्लेटो के पूरे सिद्धांत को ध्यान से देखें, उनके दार्शनिक संरचना को ध्यान से देखें, तो हम ये पाते हैं कि वो जिन तर्क बुद्धि से युक्त लोगों की परिकल्पना कर रहे हैं उनकी तर्क बुद्धि पर भी उन्हें खासा संदेह है। मिसाल के तौर पर प्लेटो की संपत्ति और
पत्नियों के साम्यवाद के विचार को लेते हैं। अगर दार्शनिक राजा फॉर्म को समझता है, अगर दार्शनिक राजा गुड या शुभ के या अच्छाई के पूरी विशेषताओं को समझता है, तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि प्लेटो उसके लिए इस तरह का प्रावधान करे, क्योंकि अगर उसे अपनी भूमिका का एहसास है, और यही बात अभिभावक वर्ग के दूसरे सदस्यों के बारे में भी कही जा सकती है कि यदि वे एक आदर्श राज्य में रहते हैं और उन्हें अपनी भूमिका का अंदाज़ा है, उन्हें अपनी सीमाओं का अंदाज़ा है, उनके भीतर संयम का सद्गुण भी मौजूद है, तो फिर अलग से संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद के लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी कि प्लेटो जिन रीज़न वाले लोगों की कल्पना करते हैं, उनके भीतर भी उन्हें एक तरह का संदेह है, और इसीलिए वो अलग तरह के कई प्रावधान लाते हैं ताकि वो लोग भी किसी तरीके से फिसले नहीं। यानी कि अगर वो लोग अपने लिए ज़्यादा संपत्ति जमा करने लगेंगे तो आदर्श राज्य को समस्या होगी, या वो लोग अपने लिए अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आदर्श राज्य को समस्या होगी। तो प्लेटो उनके लिए कई तरह की सीमाएं लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्लेटो जिस रीज़न, विवेक की सर्वोच्चता की बात करते हैं, उनके दर्शन में की जो संरचना है उसमें उस पर भी संदेह सामने आता है, उन्हें उस पर पूरा भरोसा नहीं है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आती है। जो दार्शनिक राजा की उनकी परिकल्पना है उसके बारे में भी कई विचारकों ने लगातार आलोचना की है। कार्ल पॉपर जब अपनी पुस्तक लिखते हैं द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, तो उसमें वो ये कहते हैं कि जो प्लेटो का जो पूरा लेखन है, उस लेखन में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुले समाज की से दुश्मनी की बात है। उसमें वो एक ऐसे दार्शनिक राजा की कल्पना करते हैं जो सब कुछ जानता है, जिसके पास हर तरह का ज्ञान है। तो यह दार्शनिक राजा फिर बाकी लोगों को नियंत्रित करने का काम कर सकता है, और ये जो पूरी परिकल्पना है उसमें व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से आगे बढ़ने की संभावना नहीं दी जाती है। तो इस आधार पर प्लेटो की आलोचना की जाती है। प्लेटो अपने बाद के लेखन में भी अपने एलिटिज़म से बहुत मुक्त नहीं हो पाते हैं, और वो ये कहते हैं कि कानून बनाने का काम हमेशा ही कुछ चुनिंदा, सीमित, बुद्धिमान, ज्ञानयुक्त लोगों के पास होना चाहिए, और वो इस प्रक्रिया में सभी लोगों को सम्मिलित नहीं करते हैं। जो एक सबसे बड़ी हम कह सकते हैं सीमा प्लेटो के लेखन में आती है, वह उनके नोबेल लाई या महान झूठ की अवधारणा के रूप में आती है। प्लेटो ये कहते हैं कि जितने भी लोग होते हैं उन्हें एक तरीके से भरोसा दिलाया जाता है कि उनकी आत्मा में अलग अलग धातुओं का मिश्रण है, और जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी आत्मा में स्वर्ण या सोना है, जो सैन्य काम देखने वाले हैं उनकी आत्मा में चांदी है, तथा आर्टिज़न वाले जो लोग हैं उनके भीतर तांबा या लोहा ज़्यादा है। और इन अलग अलग तत्वों की मौजूदगी के कारण ही उनकी अलग अलग भूमिका है। वो यह भी कहते हैं कि इस तरह का विश्वास दिलाने पर जो ये अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं वो अपनी भूमिकाओं को बिना कोई सवाल किए स्वीकार करेंगे। प्लेटो मानते हैं कि यह एक तरीके से झूठ है, क्योंकि किसी की आत्मा के भीतर स्वर्ण या सोना या फिर चांदी या फिर तांबा या फिर लोहा जैसे तत्व नहीं होते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हमें एक आदर्श व्यवस्था को संचालित करना है तो हमें लोगों को ये भरोसा दिलाना होगा कि उनके भीतर ये इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जो नोबेल लाई की जो पूरी अवधारणा है उससे यह बात सामने आती है कि प्लेटो को खुद अपने सिद्धांत पर, अपने सैद्धांतिकरण पर बहुत भरोसा नहीं था। उन्हें यह अंदाज़ा था कि शायद लोग इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। एक अन्य स्तर पर जब प्लेटो शासन पद्धतियों की या राजनीति के पतन की, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के में गिरावट आने की बात करते हैं, तो वो लोकतंत्र की बहुत तीखी आलोचना करते हैं। निश्चित रूप से प्लेटो की कुछ आलोचनाएं तर्कसंगत हैं। लोकतंत्र में हम यह पाते हैं कि कई बार व्यक्ति अपनी मनमानी करते हैं, अपने कर्तव्यों से ज़्यादा अपने अधिकारों पर जोर देते हैं। कई बार एक तरह का अनुशासन जिसकी कल्पना प्लेटो कर रहे हैं,
कई बार जिस तरीके का अनुशासन की कल्पना दूसरे शासन पद्धतियों में की जाती है, उसका अभाव लोकतंत्र में होता है। लेकिन लोकतंत्र को पूरी तरीके से खारिज कर देना असल में एक बार फिर से, जिसे हमने अभिजनवाद कहा था, उसी ओर इशारा करता है। और समय के साथ लोकतंत्र ने अपने आप को काफ़ी हद तक सुधारा भी है, और उसकी जो एक मूल भावना है कि जो लोग हैं वही सामूहिक रूप से इस बात का निर्णय करें कि उन्हें किस दिशा में जाना है। और इतिहास ने यह सबक दिया है कि यह किसी भी अन्य पद्धति की तुलना में ज़्यादा बेहतरीन और स्वीकार्य पद्धति है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की बहुत तीखी आलोचना प्लेटो के द्वारा की जाती है, और शायद वह इसके गुणों को सही तरीके से रेखांकित करने या समझने में समर्थ नहीं हो पाए। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो प्लेटो हैं वह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। और एक तो इनका महत्व इसीलिए है क्योंकि इन्हीं के लेखन के माध्यम से हम सोफिस्टों और सुकरात के बारे में जान पाते हैं। दूसरा, इन्होंने राजनीतिक जीवन को एक मजबूत दार्शनिक आधार देने की कोशिश की। उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से हमें तर्क, बुद्धि या विवेक के आधार पर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने दर्शन को सिर्फ दर्शन तक सीमित ना रखने के बजाय उसे व्यवहारिक जीवन से जोड़ने और उसके हिसाब से खुद को बदलने की एक प्रवृत्ति को भी रेखांकित किया। यानी कि जिस रूप में वो देखते थे रिपब्लिक की अवधारणा को, एक बार तो उन्होंने उसको वर्तमान शासकों पर लागू करने की कोशिश की, और जब वह नाकाम हुआ तो उन्होंने अपने दर्शन में भी बदलाव किया और एक सेकंड बेस्ट अपना एक्टिटाइज या सेकंड बेस्ट ऑप्शन, दूसरी सबसे अच्छी व्यवस्था उन्होंने दी। तो इस लिहाज से प्लेटो की बहुत सारी सीमाएं होने के बावजूद वो एक ऐसे महान राजनीतिक दार्शनिक के रूप में मौजूद हैं जो बहुत तरह की समस्याओं के बारे में लिखते हैं, और वो ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे समय में भी महत्वपूर्ण हैं। मिसाल के तौर पर शासक वर्ग का भ्रष्टाचार, मिसाल के तौर पर वास्तविक रूप में सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने वाले वर्गों का निर्माण की कोशिश, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जो आज के समय में भी काफ़ी प्रासंगिक हैं। और प्लेटो ने अपने बाद के राजनीतिक दर्शन को काफ़ी प्रभावित किया, और हम यह कह सकते हैं कि अरस्तु ने अपने लेखन का विकास इनकी आलोचना करते हुए किया, लेकिन बाद के समय में बहुत तरह के राजनीतिक दार्शनिकों के लेखन और चिंतन पर प्लेटो का काफ़ी गहरा प्रभाव रहा। हम अगली चर्चा में अरस्तु पर बात करेंगे और उनके सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे, और वहाँ हम अरस्तु के बरक्स प्लेटो की कुछ और सीमाओं को समझने का या कुछ और आलोचनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आज की इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। अगली चर्चा में हम मिलेंगे और अरस्तु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।